स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का। और शुक्रवार वैसे तो बहुत ही सुकून भरा दिन होता है, लेकिन बहुत सारे जुनून इस बाजार पे हावी हैं। एफआईएस की सेलिंग का, उसको हमें हैंडल करना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शुक्रवार बेहतरीन रहे। आइए इसे शुरुआत करते हैं। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे लगभग 60-67 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। दैट्स गुड, अच्छा है। कम से कम हमें शुक्रवार का बेसिक स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। और इस बेस को देखिए, मैं कल का तो बखान बहुत कर ही चुका हूँ, बहुत कर चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा उस पर नहीं लौटूंगा। एक नया दिन है तो स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली कुछ अच्छे पॉइंट से। और अच्छे पॉइंट जब आते हैं ना जनाब, तो जहन में आपके आएगा यूएस। बहुत दिनों की वॉलेटिलिटी और कोलैप्स के बाद कल यूएस मार्केट ने एक पुल बैक दिया, एक रिवर्सल दिया। और देखिए, मात्र एक कारण नहीं है, उस पुल बैक का, रिवर्सल का मात्र एक कारण नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लुक एट डाउ, लुक एट नैस्डैक, S&P 500, इन सब पे बातचीत करते हैं। हॉर्मोज से बात करेंगे वॉल स्ट्रीट के संकेतों पर, और बाकी उसके बाद कंचन से बात करेंगे स्टॉक्स इन न्यूज़ पर। और राजेश सतपुते जी हमारे साथ होंगे आज कमोडिटी से बातचीत करने के लिए, माफ कीजिएगा टेक्निकल कॉल से बातचीत करने के लिए। और अमित कुमार जी होंगे कमोडिटी से बात करने के लिए। हॉर्मोज, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं पढ़ ही रहा था सारे फैक्टर्स, शायद सिर्फ एक वाक्य में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स थे हॉर्मोज कल। एक एक करके बताइए, वॉल स्ट्रीट ने कहाँ से दमखम जुटाया और आज के लिए संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरू भाई। एक वाक्य में अगर समराइज कर तो एक अनकन्विंसिंग पुल बैक आप कह सकते हैं, जिसे कोई दमखम वैसे था नहीं। आप स्क्रीन पर हरा निशान देख रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जो इंडिसेस है वो डेज हाई से गिरकर ही बंद हुए हैं। डाउ तो अपने ऊपरी स्तरों से 400 अंक गिरकर बंद हुआ। एक वक्त पर 450 अंक ऊपर था, फिर वो नेगेटिव में भी चला गया, फिर जैसे तैसे करके 65 अंक की तेजी देखने मिली। S&P 500 और नैस्डैक भी जो है 1% ऊपर बंद हुए, लेकिन वो भी अपने डेज हाई से अच्छा खासा गिरकर बंद हुए हैं। और S&P 500 और नैस्डैक की तेजी का कारण माइक्रॉन के नतीजे थे, जिसकी हम कल बात कर रहे थे। माइक्रॉन ने एक भरोसा शायद वॉल स्ट्रीट को ये दिलाया है कि ये एआई से रिलेटेड जो सारे कंसर्न्स है वो कंपनी स्पेसिफिक हो सकते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं। तो अब अगले क्वार्टर में जिस तरह के नतीजे आएंगे उस पर बाजार की ज़्यादा नज़र होगी। एक बड़ा कारण दूसरा ये भी था कि महंगाई के आंकड़े आए जो अनुमान से काफ़ी बेहतर थे। 2.7% का महंगाई का आंकड़ा आया नवंबर के महीने का, जबकि 3.1% के अनुमान थे। और कोर सीपीआई जो थी वो 2.6% आई साल दर साल बढ़कर, जबकि अनुमान 3% के थे। तो महंगाई अनुमान से बेहतर थी, लेकिन अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि काफ़ी सारा जो डेटा था वो कलेक्ट नहीं हो सका शटडाउन के कारण। तो इस नंबर को एक पूरा डाउन ट्रेंड ना समझा जाए कि महंगाई कम हो रही है। अगले महीने दिसंबर में जो जॉब्स डेटा आएगा, दिसंबर का जो जॉब्स डेटा आएगा, दिसंबर की जो महंगाई की दर आएगी वो ज़्यादा ध्यान में रखने वाली होगी। और इससे ये तो हुआ ही कि महंगाई का आंकड़ा भले ही अनुमान से बेहतर था, लेकिन जनवरी के महीने में फेड के ब्याज दरों में कटौती करने के आसार कुछ ज़्यादा बदले नहीं है। वो अभी भी 25 और 27% के बीच में ही है, जबकि मार्च में ब्याज दरों में कटौती के आसार जो है वो 58.5% हो गए हैं, पहले 55% थे। तो वहां पर एक बढ़ोतरी देखने मिली, लेकिन जनवरी में अभी भी स्टेटस क्वो बना रहेगा, ये बाजार मानकर चल रहा है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स अनुमान मुताबिक थे, पिछले हफ्ते के मुकाबले गिरकर आए हैं। और जो 4 वीक एवरेज जिसे आप लेते हैं, ये वॉलेटिलिटी जो है हफ्ते दर हफ्ते की, उसे निगेट करने के लिए वो भी जो है पिछले हफ्ते के जितने ही थे, लगभग 2.2 लाख के जो आंकड़े थे वैसे ही थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कल ब्याज दरों में कटौती की 25 बेसिस पॉइंट से। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ईसीबी की जो अपनी आखिरी पॉलिसी थी इस साल की, वहां पर उन्होंने अपने ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की। अभी भी 2.25% पर ही ब्याज दरें बनी हुई है। यूरोजोन का उन्होंने अपना ग्रोथ आउटलुक बढ़ाया है। और ज्यादातर ईसीबी के अफसर अब ये मान के चल रहे हैं कि ये जो रेट कटिंग साइकिल थी, जो उन्होंने 4% से घटाकर 2.25% की है, वो अब खत्म हो चुकी है। अगला मूव अगर आया तो वो शायद रेट हाइक हो सकता है, लेकिन ईसीबी की जो अध्यक्षा है क्रिस्टीन लगार्ड, उन्होंने ये कह दिया कि अब तक ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है और कोई प्री डिटरमिन्ड पॉलिसी स्टांस ईसीबी लेकर नहीं चलता। जैसे डेटा आएगा वैसे देखेंगे। आज सबकी नजरें बैंक ऑफ जापान पर होगी। 86% बाजार ये मानकर चल रहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई तो अब ब्याज दरें जापान में 1995 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर होंगी। और
महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि महंगाई वहां की जो है वो बीओजे के लक्ष्य से 43 महीनों से ऊपर चल रही है। तो उसे काबू पाने के लिए और येन को डॉलर के मुकाबले मजबूत करने के लिए शायद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सके। लेकिन ज्यादा फोकस बैंक ऑफ जापान की कमेंट्री का होगा, किस तरह की उनकी आगे की कमेंट्री होती है। टिकटॉक एक बड़ा मसला था यूएस और चीन के बीच में, वो अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाइटडांस ने बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया है एक यूएस जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने के लिए, जिसे यूएसडीएस टिकटॉक यूएसडीएस जॉइंट वेंचर एलएलसी कहा जाएगा, जिसके मेजॉरिटी ओनर्स जो होंगे वो अमेरिकी निवेशक होंगे, ऑरेकल के साथ, सिल्वर लेक के साथ और MGX जो कि एक अबू धाबी का इन्वेस्टमेंट फर्म है उनके साथ करार किया गया है। ऑरेकल के शेयरों में आफ्टर आवर्स में इस खबर के बाद 5% की तेजी देखने मिली थी और ये एक बड़ा ओवरहैंग जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक जमीन के अंदर एक अंडर द टेबल एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल यूएस ने ताइवान को $11 बिलियन के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है। हालांकि इसे संसद को मंजूरी देनी होगी, लेकिन संसद इसे मंजूरी दे देगा क्योंकि ज्यादातर पार्टीज जो है ताइवान के समर्थन में है, जिसका चीन ने पुरजोर विरोध किया है, ये कहते हुए कि यूएस अपना ही नुकसान करेगा इस तरह की हरकतें करने के बाद, और वो जो है एक वन चाइना जो पॉलिसी है उनकी, उसका उल्लंघन कर रहा है और वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो अब कोई बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए है नहीं, बड़ा ट्रिगर अब अगले साल ही आएगा जब जॉब्स डेटा आएगा, महंगाई के आंकड़े आएंगे, और फिलहाल के लिए बाजार जो है एक रेंज में बने रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल भी कोई ऊपरी स्तरों पर बाजार में कोई कन्विक्शन नजर नहीं आता।